हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंडिड कॉन्वर्सेशन कि एआईबी का एग्जाम जो लोग दे करके आए हैं, चलो बात करें। माय नेम इज कनिष्क और बहुत सारे बच्चों ने रिसेंटली ऑल इंडिया बार का पेपर दिया है। कुछ लोगों का पेपर बहुत पहले हो गया समय से, कुछ लोगों के लिए पेपर काफी अनएक्सपेक्टेड था। कुछ बच्चों का मेरे पास फोन आया, सर या भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, हम तो ऐसा सोच करके गए थे कि पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ गए, सेक्शन में घुस करके पूछने वाले आ गए, तो ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। मैंने पूछा, पास हो जाओगे? हाँ, पास तो हो जाएंगे, पास होने का दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, विच इज फाइन। ऑल इंडिया बार में नंबर तो पता चलेंगे ही नहीं, आपको मेरिट पता चलेगी नहीं, नंबर पता चलेंगे नहीं, आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि भाई हम पास हुए या नहीं हुआ, हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है, खुश रहो, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या करना है, आओ समझें। आह, देखो ये ऐसी चीज है जो बोलना बहुत आसान है और करना बहुत पेचीदा, मुश्किल तो नहीं कहूंगा, पेचीदा। ये वही कहने जैसा है कि कोई व्यक्ति बहुत उदास है और मैं जाके कहूं यार उदास मत हो, और वो कहा अरे वाह यार, मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, ये भी तो मैं कर सकता हूँ, मैं उदास ना हूं। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, आई नो दैट, राइट। लेकिन स्टिल एग्जाम हमने दे दिया, राइट। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कई दफा हम लोगों ने ये देखा है कि कई क्वेश्चंस को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि संभवतः उसके आंसर्स उस अकॉर्डिंग नहीं होते, या फिर मल्टीपल आंसर्स सही होते हैं। ऐसी स्थिति में कई क्वेश्चंस को बाहर कर दिया जाता है। सामान्य रूप से जितना मेरा देखा हुआ अनुभव है, 5 से 8 क्वेश्चंस लगभग हर बार ही बाहर किए जाते हैं। ये एक चीज आपके फेवर में काम कर सकती है। दूसरी चीज, ये एग्जामिनेशन आपको जितना लगता है कि बुरा गया, उतना बुरा जाता नहीं। ज्यादातर हम लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रह जाते हैं। हमारे सामने हम एक पेपर दे करके आए हैं, हमने ऑप्शन मार्क कर दिया है, अब हमें घबराहट ये हो रही है कि हमने सही मार्क किया है या नहीं। किताब खोल के करना था, तो किताब में सही चीज देखी है या नहीं, इंटरप्रिटेशन था, वो मैं सही कर पाया हूं या नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने आज तक किताब की शक्ल भी ना देखी हो सकता है आपका उतना अच्छा कमांड लॉज पर ना रहा हो, बट 3 घंटे और 100 सवाल आपके लिए अपर्याप्त नहीं रहे होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं आपके इन्विजिलेटर के कारण कुछ इशू हो गया हो, कहीं बेल्स के कारण कुछ इशू हो गया हो, कुछ टेक्निकल कारण से इशू हो गया हो, पहुंचने में, करने में, किसी भी कारण से, और उस कारण से आपको 5-10 मिनट कम मिले हों, लेकिन अपर्याप्त समय नहीं रहा होगा, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। अब जबकि आप ये पेपर दे ही चुके हैं, इसके रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि रिजल्ट से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। फॉर अ सेफर साइड, देखो कट ऑफ तो और नीचे ही होगा, राइट, रिक्वायरमेंट तो और नीचे की है, पर हमें कई बार याद नहीं रहता कि हमने कितने कौन से आंसर में क्या मार्क किया था, कई बार गलत भी भर जाता है। तो फॉर अ सेफर साइड मैं कहूंगा, अगर आप 50 सवाल भी देख करके समझ जाओ कि मेरे सही हो रहे हैं 100 में से, तो भी आप शांति से, सुकून से चिल मार सकते हो, ठीक। तो ये कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि इसका आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, या फिर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवाना पड़ेगा। तो आपका फिर से एक बार एग्जामिनेशन देने का आपको मौका मिलने वाला है इसके बाद में। यदि बाय चांस ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन नहीं ही निकल पाया, तो भी आपको फर्दर मौका मिलेगा, बट उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। एज आई सेड, दिस इज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसमें ना तो जबरदस्ती का आपको ज्ञान दूंगा, ना मैं कोई फालतू में स्ट्रेटेजी बताने बैठूंगा। नेक्स्ट इज, कीप योर फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। आपको सनद तो मिल चुकी है,
राइट? आपको सनद तो मिल चुकी है। सनद इज व्हाट? सर्टिफिकेट। बेसिक जो सर्टिफिकेट, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, आपको एक सफेद गुलाबी रंग का एक लंबा सा कागज बन करके आता है जिसपे एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग वो टेम्पररी है। यूज इट। स्टार्ट गोइंग टू द कोर्ट। देखो एक चीज समझो कि मैंने अपने कॉलेज में सीआरपीसी पढ़ा है, ठीक? मैं कोर्ट में जब प्रैक्टिस करता हूं तो प्रैक्टिस में सीआरपीसी जिस तरीके से देखा जाता है और थ्योरी में जिस तरीके से देखा जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कई सारी चीजों में हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये चीज करने के तो पैसे मिलेंगे, ये लिखा है किताब में। हकीकत में मालूम पड़ता है कि वो चीज करने के पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। राइट? कई सारी चीजें हैं जो कि थ्योरी से अलग है, बट एट द सेम टाइम कई सेक्शंस ऐसे हैं जो रेगुलर यूज के हैं, आपको सुन सुन के याद हो जाएगा। अगर कोई ये ना भी बोले ना कि कौन सा बेयर एक्ट, तो भी आपको पता होगा कि किसकी बात चल रही है। यदि कोई आकर के बोले अरे यार वो 482 लगाना उसमें, तो आपको पता है कि 482 क्या? अरे उसमें 1-10 की एप्लीकेशन लगानी है। 1-10 क्या? You don't have to get into the books again and again. आप जितना अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, जितना आंख कान खुले रख के और मुंह रिलेटिवली बंद रख करके शुरुआत में आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है? तो फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, करते रहो। ठीक है ना यार? आया बहुत अच्छा, बाय चांस अगर नहीं भी हो पाया तो क्या, प्रैक्टिस तो चल रही है, राइट? इससे जो एक्सपोजर मिलेगा ना प्रैक्टिस से, ये आपको कोई किताब नहीं देने वाली, कोई किताब नहीं देने वाली। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, देयर वाज ये मतलब मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने ये चीज कही थी कि वो फलाने सीनियर एडवोकेट का जितना ज्ञान है, लगभग उतना ही ज्ञान उनके मुंशी का भी है। उनके जूनियर से ज्यादा तो उनका मुंशी जानता है, जो कि केसेस को यूं साइड करता है ओरली। उनके मुंशी ने लॉ नहीं किया है, सिर्फ वो संगति है, वो देखना है, वो काम है जिसके माध्यम से वो सीख जाते हैं। अब ये चीज आपको न सिर्फ प्रैक्टिस में आगे बढ़ाएगी, इससे संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप अपीयर करते हो, कोई भी, तो उन सारे ही एग्जामिनेशंस में ये चीज आपके लिए मददगार साबित होगी। फर्दर ट्राई टू लेवल अप एंड टेक मोर चैलेंजेस इन योर प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब देखो ऑल इंडिया बार के पेपर में ऐसा नहीं कि सिर्फ सीपीसी सीआरपीसी आ रहा है। किसने रोका आपको कि आप कंज्यूमर के केसेस नहीं ले सकते, या फिर संभवतः एनजीटी के केसेस नहीं ले सकते, आर्बिट्रेशन के नहीं ले सकते? हु स्टॉप्ड यू? लो ना। अपने ही आसपास मुद्दे आप देख सकते हो, न्यूज़पेपर उठाओगे 50 मुद्दे मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो किसी भी काम को ना क्यों कहना, सीखो और उसका काम करो, यथासंभव उसकी मदद करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका ज्ञान अभी पर्याप्त नहीं है, आपको किसी सीनियर अधिवक्ता को उसको रेफर करना है तो करो, लेकिन पूरे समय उस केस में जुड़े रहो, उस केस से ज्ञान लेते रहो, सीखते रहो, अपने आप को इन नए चैलेंजेस में डालो। तभी ये बाकी के लॉज भी आपको समझ में आएंगे कि ये अप्लाई कैसे होते हैं इन द रियल लाइफ। एनजीटी के समक्ष जब आप जाते हैं तो एयर एक्ट, वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसमें सम्मिलित है? क्या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उसमें सम्मिलित है? यदि हां, तो कौन सा, 1927 या 1980? ये सारी ही चीजें शायद एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होंगी। इनफैक्ट लॉ स्टूडेंट्स को भी पता हो इसकी संभावना बहुत कम है। पर आपको बहुत अच्छे से पता होगी अगर आपने एक भी केस ढंग से उस ट्रिब्यूनल के सामने किया है। डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से अलग कैसे होती है, ये आपको देखने को मिलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर आपने ढंग से देखा है तो आप इन दोनों का फर्क भी समझते हो, प्रोसेस भी समझते हो, और आ, अगर आपने उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है तो उससे संबंधित जवाब
आप हमेशा सही ही देंगे, कभी भी सवाल गलत नहीं करेंगे। तो अपने प्रैक्टिस को लेवल अप करते रहो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे सिविल के केसेस कर रहे हो, टेक अ ब्रेक। कहीं से, अब मैं यहां पर आपको वो वाली टिप्स नहीं दूंगा, बट देन आपको कोई भी सीनियर एडवोकेट आपके आसपास के जो हैं कोर्ट्स के, वो बता देंगे कि किस तरीके से किया जाता है। टेक ऑन बोर्ड सम क्रिमिनल केसेस एज वेल, टेक ऑन बोर्ड सम आर्बिट्रेशन केसेस एज वेल। अगर एमएसएमई में जाने का मौका मिल पा रहा है, किसी ऐसी इंडस्ट्री को जानते हो, कंपनी को जानते हो, जो हो सकता है माइक्रो इंडस्ट्री हो, माइक्रो भी बहुत बहुत छोटी नहीं होती है एमएसएमई की परिभाषा में, पर पर हो सकता है माइक्रो इंडस्ट्री हो, अगर उसके किसी मैटर को लेकर के वहां जाने का भी मौका मिल रहा है तो जाओ, बिल्कुल जाओ। अपनी प्रैक्टिस को लेवल अप करते रहो, चैलेंजेस लेते रहो। ये चैलेंजेस आपकी रिसर्च को और बढ़ाएंगे। जितने समय आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी को दे रहे थे, उतना ही समय यदि आप अपने इन प्रैक्टिसेस को देंगे, अपने कोर्ट रूम एक्सपीरियंस को, एक्सपोजर को देंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी यू। ये बात तो तय है। फिर if you feel that AIB 20 was not up to your expectations, then start your preparation as soon as possible. देखो, एक बहुत कॉमन गलती जो होती है, ये चीज अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे जो मैंने ऑल इंडिया बार के संदर्भ में बनाए हुए हैं इसी चैनल पर, उसमें ये चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मैंने कहा है कि कई बार बच्चे इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। हाँ, ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं है। आई स्टिल स्टैंड माई ग्राउंड ऑन दैट। ये एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है। टेक्निकली समझा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या क्लियरिंग एग्जामिनेशन, इट्स नॉट इवन कॉम्पिटिटिव एक्चुअली, इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, किसी भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में भी इससे ज्यादा इजी एग्जामिनेशन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कभी कभार ये प्रॉब्लमैटिक सिर्फ इसलिए हो जाता है कि हमने इसको बहुत लाइटली ले लिया। हमने शायद तैयारी करी ही नहीं। हमने कहा ठीक है, किताब ही तो देखनी है, देख लेंगे। पर कैसे, कब, टाइम बाउंड हमने तैयारी नहीं करी, हमने रिवीजन नहीं किया, कुछ भी चीज नहीं करी। इनफैक्ट अनअकैडमी ने तो पूरा बैरिस्टर बैच शुरू किया था इसी चीज के लिए कि आपकी एआईबी की तैयारी हो जाए। पर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया, दे डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन टुडेज एग्जामिनेशन। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि अरे इसके लिए कोर्स कौन करता है, इसके लिए पढ़ाई कौन करता है। करने वालों को भी डिस्करेज किया गया है। पगला, इसके लिए तैयारी कर रहा है। दैट बाइट्स समटाइम्स, माइट हैव हैपेंड टुडे विद सम पीपल, बट पेपर का लेवल उतना हाई नहीं था। पेपर थोड़ा सा लेंदी जरूर कह सकते हैं यदि आपकी तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग थी। प्रीवियस ईयर पेपर्स में ज्यादातर पेपर्स जो हैं ऑल इंडिया बार के, वो रादर सिंपलर एज पर हैं, इजियर एज पर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर सिर्फ उसी तर्ज पर तैयारी थी तो ऐसा संभव है कि ये वाला पेपर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा हो। पर ऑल इन ऑल, अगर आप मान लीजिए ये भी आपको लगता है आंसर की देखने के बाद कि यार मुश्किल लग रहा है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, फिर से पढ़ना शुरू कर दो। देखो, सिलेबस है तो लंबा, साल भर तो आप नहीं ही पढ़ोगे, आई नो, लेकिन उतना पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस की दुनिया में उतर चुके हैं। और प्रैक्टिस की दुनिया में उतरने के बाद अगर इतना समय आप निकाल पा रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा समय तो नहीं हो सकता। इस चीज का बेनिफिट, इस चीज का एडवांटेज, डाउट का मैं आपको बेशक दूंगा। लेकिन क्योंकि समय रेगुलर उतना नहीं है, इसलिए ये कंसिस्टेंसी और ड्यूरेशन का खेल बन जाता है। आपको थोड़ा और लंबे समय तक अपनी तैयारी बरकरार रखनी पड़ेगी। आई बिलीव दैट्स ऑल। Try to work on variety of cases and learn things every day. Now when we say learn things every day, it's not just related to cases, it is also related to things that are beyond the bookish and the basic procedural
aspects: dealing with the client, dealing with the judge, dealing with the clerks, handling cases. ये तो पढ़ लिया कि हाँ साहब, प्लेंट इन डुप्लीकेट फाइल होता है और ये होता है और वो होता है और उससे फाइलिंग होती है। कैसे कैसे फाइलिंग होती? बना लिया प्लेंट, अब कहाँ जाओगे? फॉर्म्स होते हैं ना कुछ, कौन से फॉर्म्स होते हैं? इसमें तो लिखा ही नहीं था। तो फॉर्म्स ढूंढो, वो फॉर्म्स ढूंढ के कहाँ जाना है? जज के पास? कौन से? कि कोई फाइलिंग काउंटर है, अच्छा वहां जाना है, ठीक है साहब। तो फिर रीडर की रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी इस पे। लगेगी, आप क्या लगाएंगे, वो तो स्वयं लगाएंगे। पर रीडर कौन होता है? अच्छा ठीक है, वो होता है। अब कहाँ जाना है इसको? नजारत में? अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीजें तो पढ़ी ही नहीं। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर सुनने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी। एंड बहुत सारे बच्चों को इसमें ना तो एक्सपीरियंस होता है, ना नॉलेज होता है, ना पता ही होता है कि ये क्या है। इस विषय में ज्ञान अर्जित आपको अपने आप करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। रोज घर आकर अपने आप से सवाल पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा। What new did I learn today? That should be your marker of productivity. और अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा है उस दिन में, तो इंश्योर करो कि किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के बैठोगे और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ोगे या फिर उसके सवाल हल करने की कोशिश करोगे। यही तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआईबी टॉप करना है आपको या ऐसा कुछ भी, पर क्लियर करना है। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, इस बार नहीं तो अगली बार, और उस दौरान और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल पर पहुंचाना है कि आपको खुद पर गर्व हो कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने अपनी जीवन का, अपनी जिंदगी का जो इतना समय, अपना इतना एफर्ट यहां पर दिया है, उसका कुछ नतीजा निकल रहा है। वो इंश्योर करना आपका काम है। That's all. These were my basic, ideas कि आपको किस तरीके से डील करना है अभी, राइट? थोड़ा सा चिल मारो, ज्यादा इस चीज को अपने सर पर मत बैठने दो। पेपर हो गया, हो गया। वो टॉपर्स की तरह लेके मत बैठना तुरंत ही आंसर की आते ही कि आओ मिला लें। चिल मार लो, रिजल्ट तो वही आना है जो पेपर दे करके आए हो। आज सुकून से बैठ पाओ तो बैठ जाओ, जब मौका मिले, जब मेंटल स्टेट ठीक होगी, हाँ अब हम देख सकते हैं, उस समय मिलाने बैठ जाना। ठीक है जी, दैट्स इट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट्स अप विद अनअकैडमी। एज आई सेड, अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी की, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है एट 60% ऑफ if you use the code KDS, that is a short form for Kanishk Devesh Sharma. ये 12 महीने का जो कोर्स है, चाहे आप प्लस लें चाहे आप आइकॉनिक लें, ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो इसको जितना जल्दी हो सके आप रिडीम करें एंड इन फैकल्टीज के साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी का मजा उठाएं। एंड लास्टली, मीट योर फ्रेंड ऊना, जिसके बारे में हम रेगुलरली बोलते नहीं थकते हैं। उसका कारण यह है कि ये एक ऐसा एआई असिस्टेंट है जो कि आपके लेक्चर्स को, नोट्स को समराइज करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन की जर्नी में, प्रेपरेशन की जर्नी में ये आपका एक साथी बनेगा। सो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, डाउनलोड एंड टॉक टू ऊना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।